नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, भारत पर दुनिया की नजर। बीते सालों में भारत की मोबिलिटी 12% बढ़ी। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से 13 फरवरी तक चलेगा। 1 फरवरी को निर्मला सीतारमण पेश करेंगे बजट। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का दूसरा पूर्णकालिक बजट होगा। इमरान खान को भ्रष्टाचार केस में 14 साल जेल, बुसरा को 7 साल सजा। पाकिस्तान को 50 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाने के लिए दोषी साबित। महाकुंभ में आईआरसीटीसी की टेंट सिटी 30 जनवरी तक फुल। 10 देशों से 21 लोगों का पहुंचा डेलीगेशन। छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर में सुरक्षा बलों ने 12 नक्सली मार गिराए। सभी के 100 और हथियार बरामद। ऑपरेशन पर निकले थे 1500 से ज्यादा जवान। और राजस्थान, दिल्ली समेत 6 राज्यों में बारिश। अनंतनाग, पुंछ में बर्फबारी। उत्तर प्रदेश में ठंड के चलते 3 दिन स्कूल बंद रहेंगे। दिल्ली में कोहरे से 29 ट्रेनें लेट। आप देख रहे हैं के न्यूज सारथी। और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मंडपम में ग्लोबल एक्सपो का उद्घाटन किया है। दुनिया भर की कई ऑटो कंपनियां एक्सपो में शामिल हुई हैं। ग्लोबल एक्सपो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि भारत पर दुनिया की नजर है। बीते सालों में भारत की मोबिलिटी 12% बढ़ी है। पीएम मोदी ने कहा कि मोबिलिटी का दायरा पहले से ज्यादा बढ़ा है। एक साल में भारत में 2.5 करोड़ गाड़ियां बिकी हैं। एक्सपो में पीएम मोदी ने रतन टाटा को याद करते हुए कहा कि रतन टाटा का मोबिलिटी क्षेत्र में अहम योगदान रहा। भारत के पास सबसे बड़ी युवा आबादी है। भारत के युवा ऑटो सेक्टर में ग्रो कर रहे हैं। तो दुनिया भर की कई ऑटो कंपनियां इस एक्सपो में शामिल हुई। मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो से जुड़ी प्रदर्शनी का अवलोकन करने प्रधानमंत्री पहुंचे। उन्होंने कहा कि भारत पर दुनिया की नजर है। बीते सालों में भारत की मोबिलिटी 12% बढ़ी है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने रतन टाटा का भी जिक्र किया। उन्होंने रतन टाटा की प्रशंसा की। इस क्षेत्र में रतन टाटा की जो उपलब्धियां हैं उनको भी उन्होंने जिक्र किया। बढ़ेंगे अगली अहम खबर की ओर। खबर दिल्ली से है, जहां विधानसभा चुनाव की नामांकन का सिलसिला लगातार जारी। इसी कड़ी में सुल्तानपुर मजरा विधानसभा क्षेत्र से आप प्रत्याशी मुकेश अहलावत ने अपना नामांकन दाखिल किया है और उसके बाद अपने विधानसभा क्षेत्र सुल्तानपुरी में पहुंचे, जहां तमाम कार्यकर्ताओं ने आपको बता दें फूल मालाओं के साथ मुकेश अहलावत का जोरदार स्वागत किया। मुकेश अहलावत ने अपना नामांकन करने के बाद सुल्तानपुरी में रैली निकाली। इस रैली के माध्यम से मुकेश अहलावत ने स्थानीय लोगों के साथ जनसंपर्क किया। इस रैली में बड़ी संख्या में आप कार्यकर्ता और समर्थक शामिल हुए। जी, आज अपना नामांकन करके आए आप सुल्तानपुर माजरा से, उसके बाद आप यात्रा भी निकाल रहे हैं। किस तरीके से आप इस चुनाव को पब्लिक का उत्साह देख के तो ऐसा लग रहा है एक तरफा है। ना बीजेपी से फाइट है ना कांग्रेस से फाइट है। मेरी फाइट केवल ये है कि 48,000 जो पहले वोट पड़े थे उससे ज्यादा वोटों से जीत के दिखाऊंगा आपके। इस बार अगर हम बात करें, जहां कांग्रेस से पहले की ही तरह जनरेशन है, तो वहीं बीजेपी ने इस बार सुल्तानपुर माजरा से नए उम्मीदवार को उतारा है। लगता है कि कुछ फाइट हो पाएगी? नहीं, कोई फाइट नहीं होगी। वो अनजान है, लोगों को पता नहीं है अभी। और पहले वाले जो विधायक थे उसकी भी ऐसी छवि है कि उसको भी लोग पसंद नहीं करते। तो मैं दोबारा से रिपीट करूंगा और लोगों का प्यार और जन समूह देख के मेरा और हौसला बढ़ रहा है। अगली खबर भी राजधानी दिल्ली से है, जहां रोहिणी जिला के मांगेराम पार्क इलाके के अंदर ओयो होटल एसके रेजिडेंसी में मिले एक डेड बॉडी ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। पूरा मामला रोहिणी जिले के बुद्ध विहार मांगेराम पार्क इलाके का बताया जा रहा है, जहां पर कई ओयो रेजिडेंसी हैं और यहां पर रोजाना कई प्रेमी युगल और बाहर से व्यापार करने आए लोगों के अलावा अन्य लोग रूम लेते हैं। आज सुबह पीसीआर को एक लड़की की डेड बॉडी की कॉल प्राप्त हुई। पुलिस ओयो एसके रेजिडेंसी पहुंची और कमरे में पड़े मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मृतक की पहचान चिराग के रूप में हुई है, जो कैथल हरियाणा का रहने वाला है और उसकी उम्र लगभग 32 साल के आसपास बताई जा रही है। पुलिस को मौके से कुछ भी आपत्तिजनक नहीं मिला है। फिलहाल पुलिस आगे की विधिक कार्रवाई में जुट गई है।
अभी इन्वेस्टिगेशन कोई हो रही है सर, बॉडी जा रही है। बॉडी की नहीं हो सकती सर, आप भी जानते हैं। गौरी शंकर भाई इतना टाइम हो गया, सब कराते हैं, बॉडी की भी करते हैं सबकी। मीडिया से मीडिया क्यों नहीं बताया क्या होती है मीडिया? रुक करेंगे अगली खबर का। खबर दिल्ली से है, जहां हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी कि हम पार्टी के देशव्यापी अभियान जनसंवाद जनता द्वारा को लेकर एक कार्यक्रम दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री संतोष सुमन मांझी मौजूद रहे। जनसंवाद जनता के द्वार देशव्यापी अभियान के संयोजक संजय सिंह खुटेल ने कहा कि पार्टी की विचारधारा पूरे देश में लेके जाएंगे और हर प्रदेश की जनता तक पार्टी के विचारों को पहुंचाने का रथ यात्रा के जरिए पहुंचाएंगे। वहीं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के कैबिनेट मंत्री संतोष सुमन मांझी ने कहा कि मैं संजय सिंह खुटेल का आभार जताता हूं। साथ ही उन्होंने कहा कि हम पार्टी के बैनर तले जनसंवाद जनता के द्वार कार्यक्रम में ये किया जा रहा है, जिसे उनकी अगुवाई में देश के हर प्रदेश में पहुंचाया जाएगा। हिमालय कोनिया जी से मैं चाहूंगा कि मैं मयूर कामला जी से बोलूंगा कि हमारा श्री डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है और पार्टी के सम्मानित नेता हैं और एक प्रयत्नशील व्यक्ति हैं, संघर्षशील व्यक्ति हैं, समाज में रहे हैं और विभिन्न, जैसा कि उन्होंने अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन दिया है, और एक प्रयास करें जनसंवाद करने का, लोगों से मिल करके अपने बारे में बताएं, पार्टी के बारे में बताएं, पार्टी की विचारधारा, पार्टी के नेता के बारे में, और उनसे कुछ फीडबैक लिया जाए। हमारा जो जन कल्याण के लिए हम लोग काम करते हैं, गरीबों के लिए काम करते हैं, गरीबों की आवाज़ बनने के लिए काम करते हैं, तो उसमें गुणात्मक सुधार है। इसलिए इस यात्रा के माध्यम से हो, संवाद के माध्यम से हो, ये कार्यक्रम वाकई में बढ़िया कार्यक्रम है और ये पार्टी की ही कार्यक्रम है, उसको लीड कर रहे हैं खुटेल जी, और मेरी शुभकामना है कि वो इसमें सफल हों, क्योंकि एक ऐसा कार्यक्रम लेके चले हैं, एक अपने आप में एक भागीरथ प्रयास है और एक इसमें सफल होते हैं, पूरे देश को जोड़ने के चल रहे हैं, पूरे देश में गरीबों को जोड़ने का काम करें, पूरे देश में हम का प्रचार करने चल रहे हैं। तो हम पार्टी के लिए एक बेहतर प्रयास है और इसकी शुरुआत आज हो रही है और मेरी शुभकामना है कि हम लोग पूरे देश में जाके गरीबों से संवाद करें और जगह जगह हम लोग सब, हमारे जितने भी संरक्षक महोदय आदरणीय सर जीतन मांझी जी हों, हम हो, हमारे और भी जितने नेता हैं, सब मिल करके हम लोग हर जगह जाएंगे जहाँ ज़रूरत होगी और हम लोग चाहेंगे कि सबको एक करके हिंदुस्तान आवाम मोर्चा यानी कि हमारी हम पार्टी, जिसके संस्थापक हैं जीताराम मांझी जी केंद्र मंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं डॉक्टर संतोष सुमन जी बिहार कैबिनेट मंत्री। ये जन संवाद जनता के द्वार जो कार्यक्रम हमने आज कॉन्स्टिट्यूशन क्लब दिल्ली में लॉन्च किया है, इसका मेन मकसद है जन जन तक जाना। उसका मकसद जो हमने रखा है उसमें यह है कि हम पदयात्राओं के द्वारा, कार्यक्रमों के द्वारा, मेट्रो, छोटे देहात में जाके, ये हमें जीताराम मांझी ने जो आज तक अपने जीवन के जो कार्य किए हैं जनता के लिए, और मुख्यमंत्री रहते हुए जो उन्होंने 94 योजनाएं चलाई थी, जिनमें से 34 योजनाएं दूसरी सरकारें जो है धीरे धीरे ख़त्म कर रही हैं, उन सबको जनता तक पहुंचाने का काम हम ये जनसंवाद जनता के द्वार कर रहा है। रुक रहेंगे अगली खबर का। चंडीगढ़ से अगली खबर, जहां सीएम सैनी ने की समीक्षा बैठक, उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों के साथ बैठक की। संविधान की प्रस्तावना पढ़ने के साथ ही बैठक की शुरुआत की है। 3 नए आपराधिक कानून के क्रियान्वयन की समीक्षा, प्रदेश के विकास कार्यों की समीक्षा हो रही है। 28 फरवरी तक 3 नए आपराधिक कानून लागू होंगे। सीएम सैनी ने की समीक्षा बैठक, उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों के साथ ये बैठक की है। नए आपराधिक कानून के क्रियान्वयन की समीक्षा की, प्रदेश के विकास कार्यों की हो रही है समीक्षा। तो 28 फरवरी तक 3 नए आपराधिक कानून होंगे लागू। सीएम सैनी ने की समीक्षा बैठक,
उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों के साथ बैठक की। चंडीगढ़ से अहम खबर आपको दिखा रहे, सीएम सैनी ने समीक्षा बैठक की। इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं, उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों के साथ बैठक की। संविधान की प्रस्तावना पढ़ने के साथ बैठक की शुरुआत हुई। तीन नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन की समीक्षा मुख्यमंत्री के द्वारा की गई है। प्रदेश के विकास कार्यों की समीक्षा हो रही है। तो 28 फरवरी तक तीन नए आपराधिक कानूनों की समीक्षा होगी। सीएम सैनी ने समीक्षा बैठक की है। उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों के साथ बैठक की है। चंडीगढ़ से अहम खबर आपको दिखा रहे, सीएम सैनी ने समीक्षा बैठक की है। उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों के साथ ये बैठक की है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की। चंडीगढ़ से अगली अहम खबर, जहां हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। कर्मचारियों के यात्रा भत्ता नियम में संशोधन किया है। आपको बता दें, बाहरी ठहराव और खाने का बिल पास नहीं होगा। सरकार की ओर से ये व्यवस्था की गई व्यवस्था ही मान्य होगी। वित्त विभाग ने नियम में बदलाव किया है, तो बाहरी ठहराव और खाने का बिल अब पास नहीं होगा। सरकार की ओर से ही व्यवस्था जो की जाएगी वही मान्य होगी। तो चंडीगढ़ से अहम खबर, हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। तो कर्मचारियों के यात्रा भत्ते में संशोधन किया है मुख्यमंत्री ने। बाहरी ठहराव और खाने का बिल पास नहीं होगा। सरकार की ओर से की गई व्यवस्था ही मान्य होगी। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर का। चंडीगढ़ से अगली अहम खबर है, जहां पंजाब में पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक का यह मामला। 25 किसानों के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हुआ है। 3 साल बाद जोड़ी गई आईपीसी की धारा 307। कमेटी की रिपोर्ट के बाद एफआईआर में जोड़ी गई हत्या की धारा। फिरोजपुर में रोका गया था पीएम मोदी का काफिला। करीब 20 मिनट असुरक्षित जगह पर रोका रहा था प्रधानमंत्री का काफिला। 5 जनवरी 2022 को पीएम की यात्रा में ये बड़ी चूक की घटना सामने आई थी, जिसके बाद अब 3 साल के बाद इसमें नई धारा जोड़ी गई है। करीब 20 मिनट तक असुरक्षित जगह पर प्रधानमंत्री का काफिला रुका रहा। 5 जनवरी 2022 को पीएम की यात्रा में यह चूक की घटना सामने आई थी। अगली अहम खबर का रुख करेंगे करनाल से। अगली अहम खबर, जहां कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक की गई है। पुलिस एकेडमी में आपको बता दें, पुलिस एकेडमी में बैठक लेंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। एसपी, डीसी, आईजी और डिविजनल कमिश्नर इसमें शामिल होंगे। क्राइम को कम करने को लेकर यह चर्चा होगी। करनाल से अहम खबर आपको दिखा रहे, कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक होगी। पुलिस एकेडमी में बैठक लेंगे मुख्यमंत्री नायब सैनी। बढ़ेंगे अगली अहम खबर की ओर। चंडीगढ़ से अगली अहम खबर है, जहां भ्रष्ट पटवारियों के खिलाफ सरकार सख्त नजर आ रही। 370 पटवारियों पर एक्शन की तैयारी है। पटवारियों पर कई मामलों में भ्रष्टाचार के आरोप हैं। पैमाइश, इंतकाल के लिए रिश्वत लेने का आरोप लगातार पटवारियों पर लग रहा है। पटवारियों पर सहायक रखने का भी आरोप। राजस्व विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने पत्र लिखा है। सभी उपायुक्तों को कार्रवाई के लिए निर्देश दिए गए हैं। तो पटवारियों पर सहायक रखने का भी आरोप है। तो देश की बात में उत्तर प्रदेश की खबरों का रुख करते हैं। राजधानी लखनऊ से अहम खबर, जहां बीएसपी ने जारी किया प्रत्याशियों की लिस्ट। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 69 प्रत्याशियों की लिस्ट बसपा ने जारी किया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए स्टार प्रचारक के नाम की लिस्ट बीएसपी ने जारी की है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती की मंजूरी के बाद लिस्ट जारी की गई है।
तो दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 69 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी हुई है। विधानसभा चुनाव के स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की गई है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती की मंजूरी के बाद यह लिस्ट जारी की गई है। बीएसपी ने जारी की है ये लिस्ट। बीएसपी अध्यक्ष मायावती के द्वारा ये लिस्ट जारी की गई। बढ़ेंगे अगली अहम खबर की ओर। राजधानी लखनऊ से अगली अहम खबर है। लोक निर्माण विभाग में तबादले के निर्देश दिए गए हैं। सीएम के आदेश पर तबादले के निर्देश दिए गए हैं। निर्देश से लोक निर्माण विभाग में बड़े बदलाव की संभावना। तो यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। निदेशक से लोक निर्माण विभाग में बड़े बदलाव की संभावना है। 3 और 7 साल बाद अभियंताओं का ये तबादला होगा। तैनात अभियंता और तबादला करने का अभियंताओं का तबादले के आदेश मुख्यमंत्री के द्वारा दिए गए। सीएम के आदेश के बाद सीएम ने निर्देश दिए। निर्देश से लोक निर्माण विभाग में बड़े बदलाव की संभावना है। प्रमुख सचिव अजय चौहान ने ये निर्देश जारी किए हैं। 3 और 7 साल बाद अभियंताओं का होगा तबादला। जुगाड़ से पद पाने वाले अभियंता परेशान हैं। तैनात अभियंताओं का तबादला करने के निर्देश दिए गए हैं। तो प्रक्रिया शुरू लोक निर्माण विभाग में तबादले के निर्देश दिए गए हैं। सीएम के आदेश पर तो यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। राजधानी लखनऊ से लोक निर्माण विभाग में तबादले के निर्देश दिए गए हैं। सीएम के आदेश पर तबादले के निर्देश दिए गए। निर्देश से लोक निर्माण विभाग में बड़े बदलाव की संभावना है। 3 और 7 साल बाद अभियंताओं का तबादला होगा। तैनात अभियंताओं का तबादला करने का आदेश दिया गया है। प्रमुख सचिव अजय चौहान ने यह निर्देश जारी किया है। जुगाड़ से पद पाने वाले अभियंता परेशान हैं। प्रक्रिया शुरू हुई है। प्रमुख सचिव आपको बता दें, प्रमुख मुख्य अभियंता से तत्काल प्रस्ताव भेजने को कहा गया है। विभाग में कर्मचारियों के तबादले से अफरा तफरी का माहौल बन गया है। तो 3 और 7 साल बाद अभियंताओं का तबादला होगा। तैनात अभियंताओं का तबादला करने का आदेश दिया गया है। प्रमुख सचिव अजय चौहान ने जारी किया निर्देश। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सलाहकार संपादक के बख्श सर हमारे साथ जुड़ गए हैं। के बख्श सर, मुख्यमंत्री के द्वारा अहम निर्देश दिए गए हैं। लोक निर्माण विभाग में तबादले के निर्देश मुख्यमंत्री के द्वारा दिए गए हैं। अब बड़ा बदलाव होता नजर आएगा। 3 से 7 साल बाद अभियंताओं के तबादले होंगे। सर देखिए मानस, ये जो मठाधीश बने बैठे थे लोक निर्माण विभाग में, कोई 9 साल से रह रहा, कोई 10 साल से रह रहा, मठाधीशी कर रहे थे और अपने साम दाम दन भेद सबका अपनाते थे और मठाधीश बने बैठे रहते थे। तो मुख्यमंत्री के ये जब जानकारी दी गई तो उन्होंने क्योंकि मुख्यमंत्री खुद ही लोक निर्माण विभाग के मंत्री हैं, तो उन्होंने प्रमुख सचिव को तलब किया। उन्होंने कहा कि मठाधीशों को हटाने की तत्काल व्यवस्था की जाए। और उसके बाद जैसे ही मुख्यमंत्री से मिलने के बाद आए, इन्होंने अजय चौहान ने प्रमुख मुख्य अभियंता को बुलाया और कहा कि एक नीति बना दीजिए कि 3 साल से अधिक जो जिले में तैनात अभियंता हैं उनको तत्काल हटाया जाए। जो मंडल में 7 साल से अधिक के, चाहे वो चीफ इंजीनियर हो, चाहे वो अधीक्षण अभियंता हो, तत्काल हटाया जाए। और ये मठाधीशी लोक निर्माण विभाग से खत्म होनी चाहिए। इसके तत्काल बाद प्रमुख सचिव ने निर्देश दिए प्रमुख अभियंता जो विभागाध्यक्ष होते हैं कि आप ऐसे अधिकारियों को, ऐसे अभियंताओं की लिस्ट बना कर हमें भेजें जो 3 साल से अधिक तैनात है जिले में और 5 साल से 7 साल से अधिक तैनात है मंडल में, चाहे चीफ इंजीनियर हो, चाहे सुपरिटेंडेंट हो, सबकी लिस्ट बना दीजिए। तत्काल इनको हटाने का निर्णय मुख्यमंत्री ने ले लिया, उसे तत्काल हटा दिया जाए। इस घटना से जो मठाधीश बैठे थे और जो कुंडलीवार के बैठे थे बड़े बड़े पदों पर, उन पर हड़कंप मच गया है और इधर उधर दौड़ लगाना शुरू कर दिया है। कुल मिला के बड़ा बदलाव होने की संभावना है लोक निर्माण विभाग में। हाँ, निश्चित रूप से सर, प्रमुख सचिव के निर्देश के बाद जिस तरीके से जुगाड़ से जो तैनाती पाने वाले अभियंता हैं उनमें अफरा तफरी मच गई है, वो इधर उधर बिलबिलाने लगे हैं। उनका अब साफ तौर पर जिस तरीके से बड़े बदलाव की संभावना देखी जा रही है तो उनमें अफरा तफरी मच गई है। सर
देखिए मानस, सच्चाई ये है कि मुख्यमंत्री से मिलना आसान काम तो नहीं। मंत्री तक तो मुख्यमंत्री से नहीं मिलता। अभियंता की औकात है कि वहां जाके मुख्यमंत्री के यहाँ गुहार लगाओ। तो कुल मिला के आप हंगामा मोहम्मद स्वाभाविक है। और जब उनकी कुर्सी जा रही है या उनका जो सुविधा शुल्क लेते थे लोगों से वो जा रहा है तो हरकम मतलब स्वाभाविक है। लेकिन मुख्यमंत्री के आदेश का अनुपालन करना मजबूरी है लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव को। उसका अनुपालन करा के ही मानेंगे मानस। हाँ, निश्चित रूप से सर, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो लोक निर्माण विभाग में बड़े बदलाव के अब आसार नजर आ रहे हैं। 3 और 7 साल बाद अभियंताओं का तबादला होगा और बड़े बदलाव की अब संभावना है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। राजधानी लखनऊ से अगली अहम खबर है, जहां अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष को लेकर याचिका दाखिल की गई है। कोर्ट ने सरकार से पूछा कब तक आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति होगी। जून 2024 से खाली है अध्यक्ष और मेंबर की कुर्सियां। फिलहाल कोई भी अध्यक्ष और मेंबर एक्टिव नहीं है। एडवोकेट शमशेर जगराना की याचिका पर कोर्ट में सुनवाई हुई है। जस्टिस अरुण कुमार भंसाली, मनोज कुमार की बेंच ने सुनवाई हुई है। 29 जून 2024 को अध्यक्ष का कार्यकाल समाप्त हुआ था। तब से ये पद लगातार खाली बना हुआ है। तो जस्टिस अरुण कुमार भंसाली, मनोज कुमार की बेंच में सुनवाई हुई है। 29 जून 2024 को अध्यक्ष का कार्यकाल समाप्त हुआ था। लखनऊ से अहम खबर, अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष को लेकर याचिका दाखिल की गई। कोर्ट ने सरकार से पूछा कब तक आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति होगी। जून 2024 से खाली है अध्यक्ष और मेंबर की कुर्सियां। बढ़ेंगे अगली अहम खबर की ओर। राजधानी लखनऊ से अगली अहम खबर, जहां महिला से साइबर जालसाजों ने ठगी की है। आपको बता दें, महिला ने मिलाया फोन तो साइबर ठगी का शिकार हो गई। दवा लेने के लिए गूगल पर सर्च कर नंबर निकाला था। दवा भेजने के नाम पर साइबर जालसाज ने ठगी की है। महिला से बैंक अकाउंट की पूरी जानकारी हासिल की। ऑनलाइन खाते से 4.5 लाख रुपए पार किए हैं। पीड़ित महिला ने साइबर क्राइम सेल में शिकायत की है। तो साइबर टीम ऑनलाइन खाते से 4.5 लाख रुपए निकाले गए हैं। साइबर टीम ने 3.5 लाख रुपए की रकम वापस कराई है। तो फिलहाल खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस बीच बाराबंकी से अहम खबर सामने आ रही है। बाराबंकी से अहम खबर, जेल से पेशी पर आया मुलजिम छत से कूदा है। जेल से पेशी पर आया मुलजिम छत से कूदा है। पेशी पर आया मुलजिम कोर्ट की 3री मंजिल से नीचे कूदा है। पुलिस कस्टडी से हाथ छुड़ाकर 3री मंजिल से कूदा है। यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। मुलजिम इसरार हत्या के आरोप में था जेल में बंद। तो मुलजिम इसरार हत्या के आरोप में जेल में बंद था। पेशी पर आए मुलजिम इसरार 3री मंजिल से कूद गया। जैदपुर थाना क्षेत्र के टिकरा का रहने वाला है मुलजिम। 3री मंजिल से कूदने पर गंभीर रूप से चोटिल हुआ। गंभीर हालत में पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। बाराबंकी से यह अहम खबर, जेल में पेशी पर आया मुलजिम छत से कूदा है। 3री मंजिल से कूदा है। पेशी पर आया मुलजिम कोर्ट की 3री मंजिल से कूदा है। पुलिस कस्टडी से हाथ छुड़ाकर 3री
तीसरी मंजिल से कूदा है और हमारे संवाददाता राहुल त्रिपाठी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ बाराबंकी से जुड़ गए हैं। राहुल, मुलजिम जो कोर्ट में पेशी के लिए आया हुआ था वो तीसरी मंजिल से कूद जाता है, क्या है पूरा मामला? देखिए मनोज, जो जानकारी मिल पाई है कि ये व्यक्ति, इसका नाम इसरार है, 55 साल उम्र थी और 2011 से जेल में बंद था। एनडीपीएस का मामला इनके ऊपर एक चल रहा है। शिकरा मुर्तजा थाना जैतपुर का ये निवासी बताया जा रहा है। जब आज पेशी पर आया था, कोर्ट नंबर 39 में पेशी होनी थी, तो बरामदे के पास से जब इसको ले जाया जा रहा था तो हाथ छुड़ाकर ये भागा है ऊपर की छत की तरफ। तो जब इसको सिपाहियों ने, आसपास जो पुलिस वाले थे, उन्होंने रोकने और घेरने का प्रयास किया तो ये तीसरी मंजिल से छलांग लगा दिया और फर्श पर आकर गिर गया। फर्श पर धमाके की मतलब तेजी से आवाज आई तो आसपास के लोग जो वहां मौजूद थे सब इकट्ठा हो गए। काफी बुरी तरह से वो चोटिल हो गया है। उसको तत्काल जेल की गाड़ी से ही जिला अस्पताल पहुंचाया गया, वहां उसका इलाज चल रहा है। इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। राहुल, इस जो मुलजिम ये तीसरी मंजिल से कूदा है, अभी तक इसकी हालत स्थिर है, कैसी हालत है, ये अभी तक कोई जानकारी हो पाई है? और अधिकारी कुछ अभी तक कोई प्रतिक्रिया अधिकारियों ने दी है? नहीं, देखिए इस मामले में कोई आधिकारिक बयान अभी नहीं आया है कि जब ये व्यक्ति गिरा है तो ये फर्श पर, पक्की फर्श पर आके गिरा है। तो जिस हिसाब से इसकी स्थिति बनी हुई है, कॉन्शियस नहीं है और चोट ज्यादा गंभीर लगी हुई है। इलाज इसका जारी है और स्थिति अभी इसकी। ठीक है राहुल, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आप नजर बनाए रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। तो पुलिस कस्टडी से हाथ छुड़ाकर तीसरी मंजिल से कूदा है मुलजिम इसरार हत्या के आरोप में जेल में बंद था और पेशी पर आया हुआ था। मुलजिम इसरार हत्या के आरोप में जेल में बंद था। जेल से पेशी पर आया था ये मुलजिम और छत की तीसरी मंजिल से कूदकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लखनऊ से अगली खबर है, जहां मध्यांचल एमडी ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया। अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं संविदा कर्मी। पुलिस विभाग के संविदा कर्मी, बिजली विभाग के संविदा कर्मी पहुंचे हैं लखनऊ। मध्यांचल विद्युत वितरण निगम मुख्यालय के बाहर धरना जारी है। बिजली विभाग के अधिकारियों के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन जारी है। अपनी मांगों को लेकर संविदा कर्मी लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। सरकार से अपनी मांगों को पूरा करने की गुहार लगा रहे हैं। हजरतगंज के गोखले मार्ग पर स्थित है मध्यांचल मुख्यालय। तो अपनी मांगों को लेकर लगातार नारेबाजी करते नजर आ रहे हैं संविदा कर्मी। सरकार से अपनी मांगों को पूरा करने की गुहार लगा रहे हैं। हजरतगंज के गोखले मार्ग पर स्थित है मध्यांचल मुख्यालय। लखनऊ से अहम खबर, मध्यांचल एमडी ऑफिस के बाहर धरने पर बैठे हैं संविदा कर्मी। अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं संविदा कर्मी। बिजली विभाग के संविदा कर्मी पहुंचे हैं लखनऊ। मध्यांचल विद्युत वितरण निगम मुख्यालय के बाहर धरने पर बैठे हैं ये संविदा कर्मी। बड़ी संख्या में संविदा कर्मी मध्यांचल वितरण निगम के ऑफिस के बाहर धरने पर बैठे हैं। हाथों में तख्तियां लेकर हमारा शोषण बंद करो, हमें इंसाफ दो, ये तख्तियां लेकर धरने पर बैठे हैं विद्युत संविदा कर्मी। हजरतगंज के गोखले मार्ग पर स्थित है मध्यांचल मुख्यालय, जहां पर बड़ी संख्या में संविदा कर्मी पहुंचे हैं और मध्यांचल एमडी ऑफिस के बाहर धरना रत नजर आ रहे हैं। तो बिजली विभाग के संविदा कर्मी पहुंचे हैं लखनऊ। मध्यांचल विद्युत निगम के ऑफिस के बाहर ये प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। बिजली विभाग के अधिकारियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं संविदा कर्मी। अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन इनका जारी है। सरकार से अपनी मांगों को लेकर गुहार लगाते नजर आ रहे हैं संविदा विद्युत कर्मी। और अगली अहम खबर मिर्जापुर से, आपको बता दें मिर्जापुर से इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। लोक निर्माण विभाग का निर्माणाधीन पुल गिरा है। मिर्जापुर से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। लोक निर्माण विभाग का निर्माणाधीन पुल गिरा है। पुल गिरने में 2 मजदूर गंभीर रूप से घायल हुए हैं। 1.5 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा था ये पुल और निर्माणाधीन पुल गिरने से 2 मजदूर गंभीर रूप से घायल हुए हैं। ग्रामीणों ने पुल निर्माण में अनियमितता का आरोप लगाया।
1.5 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा था ये पुल। ग्रामीणों ने पुल निर्माण में अनियमितता का आरोप लगाया। तो करजी गांव के पास गढ़ही का यह मामला है। जिले के जमालपुर थाना क्षेत्र में ये जगह आती है। लोक निर्माण विभाग का निर्माणाधीन ये पुल गिरा है। मिर्जापुर से एक खबर आपको दिखा रहे हैं। पुल गिरने में 2 मजदूर भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। तो 1.5 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा ये निर्माणाधीन पुल गिरा है। ग्रामीणों ने पुल निर्माण में अनियमितता का आरोप भी लगाया है। 1.5 करोड़ की लागत से बन रहा ये पुल जो धराशायी हुआ है। ग्रामीणों ने अनियमितता का आरोप लगाया। ग्रामीणों ने पुल के निर्माण में अनियमितता का आरोप लगाया है। करजी गांव के पास गढ़ही नदी पर ये पुल बन रहा था। जिले के जमालपुर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। तो लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाया जा रहा ये पुल धराशायी हुआ। 1.5 करोड़ की लागत से बन रहा ये पुल गिरा है, जिसमें 2 मजदूर भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में। पुल गिरने से 2 मजदूर भी घायल हुए हैं। 1.5 करोड़ की लागत से यह पुल बनाया जा रहा था, जो पुल धराशायी हुआ है। लोक निर्माण विभाग का यह निर्माणाधीन पुल था जो धराशायी हुआ है। गढ़ई नदी के ऊपर यह पुल बनाया जा रहा था। पुल गिरने में 2 मजदूर भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर का। बाराबंकी से अगली अहम खबर, जहां पुलिस ने वेयर हाउस में हुई चोरी का खुलासा किया है। आपको बता दें 5 सातिर अंतर जनपदीय चोर सहित 9 लोग गिरफ्तार हुए हैं। चोरी का सामान, कॉटन, मोटर पार्ट्स, नकदी बरामद हुई है, जबकि 2 कार, मोबाइल फोन समेत अवैध तमंचा भी बरामद हुआ है। अन्य जिले में वेयर हाउस में चोरी की बना रहे थे योजना। पकड़े गए 5 सातिर चोरों पर पहले से भी कई मुकदमे दर्ज हैं। चोरी का माल खरीदने वाले भी 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। टिकरिया के जरुआ जंगल से गैंग के 9 लोग गिरफ्तार हुए। तो टिकरिया के जरुआ जंगल से गैंग के 9 लोग गिरफ्तार हुए हैं। बाराबंकी से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। पुलिस ने वेयर हाउस में चोरी का खुलासा किया है। 5 सातिर अंतर जनपदीय चोर सहित 9 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। चोरी का सामान, कॉटन, मोटर पार्ट्स, नकदी बरामद हुई है। साथ ही 2 कार, मोबाइल फोन और अवैध तमंचा भी बरामद हुआ है। अगली अहम खबर का रुख करते हैं बादा से। अगली अहम खबर, जहां पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। 166 किलोग्राम ऑपरेशन ईगल के तहत 166 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया है। ऑपरेशन ईगल के तहत अरतरा पुलिस को यह बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, जहां भारी मात्रा में गांजा सहित 2 लोग गिरफ्तार किया गया। एक व्यक्ति फरार हुआ है। जिले को नशा मुक्त बनाने को लेकर एसपी की यह बड़ी पहल सामने आई है। मुखबिर की सूचना पर 2 लोगों के घर से गांजा बरामद किया गया है। पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल ने पीसी कर यह जानकारी दी। पूरा मामला अरतरा थाना अंतर्गत खंभौरा गांव का बताया जा रहा है। तस्करी में शामिल एक बुलेट गांजा भी बरामद किया गया है। पुलिस ने यह बरामदगी की है। अरतरा पुलिस ने धारा 8/20 से एनडीपीएस एक्ट के तहत आरोपियों को जेल भेजा है। रणधीर, ये गांजा कहाँ पैदा करते थे? ये गांजा हम नहीं लगाया है, लड़का लगाया भी था, तो वही अपना जो है। तो तुम्हें पता नहीं था कि लड़के ने गांजा लगाया है? लेकिन वो अब हमें खुद जो है उखाड़ के फेंक दिया, वो अपना खुद लगा दिया। इसके बाद में हमें मारपीट, हम बुढ़े हैं, वो जवान है, नहीं मारा। तो कब से गांजे का काम कर रहे हैं? 6 साल लगाया, 22 साल लगाया। तो इसके पहले भी गांजा बेचता रहा होगा? पहले नहीं लगाता। तुम्हारा नंगू। कहाँ के रहने वाले हो? नंगू, ये क्या है इसके अंदर? इसके अंदर सब्जी गांजा।
कहाँ पैदा कर रहे थे? जी हमारे यहाँ था, एक पंडितों के यहाँ था, एक इनके यहाँ था। कहाँ, खेत में कि घर में? घर में बकरी। तो ये कब से पैदा कर रहे हो? ये सर जी आसवा मत कर लिया है, नहीं तो पुड़िया बेचती थी। तो कहाँ से लाते थे जो पुड़िया बेचती थी? अतारा से, ललवा उलवा से। और ये अगर तैयार होता तो कहाँ बेचने जाते हैं? गाँव में बेचते हैं। गाँव बेचते हैं? पुड़िया में। कितने? करेंगे अगली अहम खबर का। बरेली से अगली अहम खबर है, जहां जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया गया। डीएम रविंद्र कुमार ने औचक निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान कर्मचारियों के हाथ पांव फूले। डीएम ने फायर सेफ्टी का निरीक्षण किया है। मेडिकल डिपार्टमेंट में जाकर पर की है व्यवस्थाएं। मरीजों से सुविधाओं के बारे में भी पूछताछ की है। जन्म प्रमाण पत्र बनवाए जाने के निर्देश दिए हैं। कोई भी लापरवाही न होने की हिदायत भी डीएम के द्वारा दी गई है। डीएम के साथ ही सीएमओ भी निरीक्षण में मौजूद रहे। मरीजों से सुविधाओं के बारे में भी डीएम ने जानकारी ली है। आपको बता दें, जन्म प्रमाण पत्र बनवाए जाने के निर्देश भी डीएम के द्वारा दिए गए हैं। कोई भी लापरवाही न होने की डीएम के द्वारा हिदायत दी गई है। डीएम रविंद्र कुमार ने औचक निरीक्षण किया है। अगली अहम खबर का रुख करते हैं। फर्रुखाबाद में जिलाधिकारी का तबादला हुआ। आशुतोष कुमार द्विवेदी जिले के नए डीएम नियुक्त किए गए। नोएडा के अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी थे आशुतोष कुमार। डीएम डॉक्टर बीके सिंह मेरठ के जिलाधिकारी बने हैं। आपको बता दें, मेरठ के जिलाधिकारी बीके सिंह को बनाया गया है। फर्रुखाबाद में जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी को बनाया गया है। आशुतोष कुमार द्विवेदी जिले के नए डीएम बनाए गए हैं। नोएडा के अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी थे आशुतोष कुमार, उनको फर्रुखाबाद का नया डीएम बनाया गया है। डीएम डॉक्टर बीके सिंह मेरठ के नए जिलाधिकारी बने हैं। तो फर्रुखाबाद में जिलाधिकारी का तबादला हुआ है। डॉक्टर बीके सिंह का तबादला हुआ है, वो मेरठ के जिलाधिकारी बनाए गए हैं। वहीं आशुतोष कुमार द्विवेदी फर्रुखाबाद के नए डीएम बनाए गए। नोएडा के अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी थे आशुतोष कुमार, जिनको फर्रुखाबाद का डीएम बनाया गया है। डीएम डॉक्टर बीके सिंह मेरठ के जिलाधिकारी बनाए गए हैं। फर्रुखाबाद में जिलाधिकारी का तबादला हुआ है। तो आशुतोष कुमार द्विवेदी जिले के नए डीएम नियुक्त किए गए हैं। रुक करेंगे अगली खबर का। राजधानी लखनऊ से अगली अहम खबर है, जहां शहर वासियों को अब जल्द मुफ्त बिजली योजना का लाभ मिलने वाला है। आपको बता दें कि आज नगर निगम मुख्यालय में महापौर और नगर आयुक्त के नेतृत्व में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि इस योजना से आने वाले समय में लोग लाभान्वित होते नजर आएंगे। 2 किलोवाट तक 90,000 की सब्सिडी मिलेगी। 3 किलोवाट पर 1,90,000 की सब्सिडी मिलेगी। साथ ही विभाग के साथ मिलकर वेंडर भी बन सकते हैं। विभाग की इस योजना से शहरवासियों को खासा सहूलियत मिल सकती है। सचिव यूपी नेडा ने बैठक में आए सभी पार्षदों से इस योजना में सक्रियता दिखाने के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए कहा है। सापेक्ष लगभग 45,000 की सब्सिडी है हमारी, और 2 किलोवाट पे 1,20,000 के सापेक्ष लगभग 90,000 सब्सिडी, और 3 किलोवाट के सापेक्ष 1,08,000 सब्सिडी। इसमें आप हमारे यहाँ पैनल वेंडर भी बन सकते हैं, और वेंडर बन के आप अपने घर परिवार या अन्य लोगों के साथ इस योजना से जुड़ के लाभ कमा सकते हैं। डिटेल जानकारी के लिए आप पीएम सूर्य घर पोर्टल को जरूर एक्सेस करें, उसमें सभी जानकारियां हमारी दी गई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, एक बात और करना चाहेंगे, जैसे जो गरीब तबके के लोग हैं या जिनके पास इतना अमाउंट नहीं है, वो कैसे इस योजना का लाभ ले सकेंगे? इसमें सभी वर्ग के लोगों का ध्यान रखा गया है। इसमें पीएम सूर्य घर के डेडिकेटेड पोर्टल के साथ एक जनसमर्थ पोर्टल जोड़ा गया है, जिसपे सभी बैंक हमारे जुड़े हुए हैं, और 3 किलोवाट तक जो हमारे कोई भी कंज्यूमर्स हैं जो लोन यदि चाहते हैं तो 7% की फिक्स दर पर बिना किसी बंधक या कोलेट्रल के उनको लोन दिया जा सकता है। और इसके लिए बैंकर्स की एक कमेटी, स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी बनाई गई है, जो इस बात को सुनिश्चित करती है कि सभी को लोन सुगमता से दिया जाए और वो इस योजना का अधिक से अधिक लाभ पा सके। सर, किस आधार पर लोन दिया जा सकता है? ये आपकी कनेक्शन क्षमता के आधार पे, जैसे 1 किलोवाट का अगर आपने
सोलर प्लांट लगाना है तो 60,000 के इंडिकेटिव प्राइस के सापेक्ष आपको 60,000 का लोन होगा। बढ़ेंगे अगली अहम खबर की ओर। सोनभद्र के ओबरा थाना क्षेत्र के अग्रवाल नगर में मकर संक्रांति के अवसर पर आयोजित कंबल वितरण कार्यक्रम के दौरान भगदड़ मच गई। कंबल पाने के लिए पहुंचे गरीब और असहाय महिलाओं के बीच धक्का मुक्की हुई, जिसके कारण भगदड़ की स्थिति उत्पन्न हो गई। इस दौरान कई महिलाएं घायल हो गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि आयोजक लाठियों से लोगों पर वार कर रहा है। जानकारी के अनुसार आयोजकों ने प्रशासन को इस कार्यक्रम की सूचना नहीं दी थी, जिससे कोई बड़ा हादसा हो सकता था। प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस को आयोजन की पूर्व सूचना नहीं दी गई थी और आयोजकों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। अगली खबर गाजियाबाद से है, जहां रजापुर ब्लॉक स्थित कुशलिया गांव में बीती रात एक सनसनीखेज घटना सामने आई, जहां पूर्व प्रधान की 3 गाड़ियां जलकर खाक हो गई हैं। ग्राम प्रधान आमिर अहमद ने बताया कि यह घटना रात करीब 12:30 बजे की है। इसे जानबूझकर अंजाम दिया गया। घटनास्थल से एक हथौड़ा भी बरामद किया गया, जिससे संदेह और गहरा गया। घटना की सूचना पुलिस को दी गई। आसपास के निवासियों ने आग बुझाने की कोशिश की। पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर बुलंदशहर से, जहां थाना अरनिया क्षेत्र के गांव डाबर में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने डीएम के आदेश पर बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें, खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम 2,500 किलो नकली पनीर, 1,000 लीटर सिंथेटिक दूध, आपको बता दें 4,000 लीटर सिंथेटिक दूध, भारी तादाद में केमिकल भी बरामद किए हैं। बताया जा रहा है कि दिल्ली एनसीआर में नकली पनीर और दूध की बड़ी तादाद में सप्लाई की जा रही थी। गाजियाबाद, नोएडा और तमाम शहरों में ये सप्लाई की जा रही थी। देखिए, मौके पे सेपरेटा दूध भी था। यहाँ पे लगभग 4,000 लीटर के आसपास का सेपरेटा दूध है और उसमें कुछ मिल्क पाउडर और केमिकल मिला रखे हैं। साथ में पनीर है, 20 से 25 कुंटल पनीर है। तो जो मौके से अन्य केमिकल्स मिले हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, सल्फोलाइट है, उसमें रिफाइंड ऑयल के खाली 20 टिन तो खाली हैं और 5 टिन भरे हुए थे। तो ये सब सैंपल ले लिए हैं और पनीर और दूध को नष्ट करा दिया हम लोगों। सर, कहाँ सप्लाई होता था? इसकी सप्लाई दिल्ली और गाजियाबाद तक है और इन सब फर्मों की हम लोग जांच करा रहे हैं। करेंगे अगली खबर का। छत्रपति शिवाजी महाराज की आपको बता दें 13वीं वंशज भाजपा सांसद उदय राज भोसले की पत्नी महारानी दमयंती राजे भोसले आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निमंत्रण पर प्रयागराज कुंभ पहुंची, जहां हकी न्यूज इंडिया से महारानी दमयंती राजे भोसले ने बात की। उन्होंने बताया, आपको बता दें, उन्होंने कहा कि पताका फहरा देखकर आंखें नम हो जाती हैं, लेकिन आज के युग के बच्चे ये सब भूल रहे हैं और मैं सरकार से निवेदन करना चाहती हूं कि अभी इन वीरों की गाथाओं को अपने सिलेबस में जरूर जोड़ा जाए, जिससे आने वाले युग के बच्चे भी इनसे कुछ सीख लें। देश दुनिया में लगातार प्रयागराज की चर्चाएं हो रही हैं और भारत से ही नहीं कई देशों से लोग जो है यहाँ पर कुंभ में डुबकी लगाने के लिए आ रहे हैं। अब तक आंकड़ों की अगर बात करेंगे तो लगभग 5 करोड़ से अधिक लोग यहाँ पर संगम में डुबकी लगा चुके हैं। ऐसे में शिवाजी महाराज की 17वीं वंशज हमारे साथ में बातचीत करने के लिए आई हुई है और हालांकि कुंभ में डुबकी भी लगा चुकी हैं। तो जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से कुंभ को लेकर के चर्चाएं देश में हो रही हैं, हम भी बातचीत करने का प्रयास करते हैं। मैम, 17वीं वंशज हैं, कुछ अपने 13वीं वंशज हैं, कुछ उस वंशज के बारे में कुछ बताइए और अब तक का जो कार्यकाल रहा है शिवाजी महाराज का, उनके बारे में थोड़ा सा बताइए। सबसे पहले आज ऐसा बहुत शुभ दिन है, श्रीमंत छत्रपति संभाजी महाराज जो शिव पुत्र थे,
उनके आज राज्य अभिषेक का दिन है और उनका नाम धर्मवीर, धर्मरक्षक ऐसे जाना जाता था। हमेशा राजघराने और जो आप बोल सकते हैं कि आध्यात्मक लोग और संत महात्मा, उनके बिना एक या दूसरा नहीं चलता था। वो अगर वो नहीं होते तो राजघराने नहीं चलते। इस उनके जो गाइडेंस से हम आगे बढ़ते आए हैं, उनके गाइडेंस से जो काम किया है, और ये जो धर्म का काम है वो बहुत एक ज़रूरी काम है। जैसे बोलते हैं, मैं पहले भी बोला था, धर्म ही रक्षक और रक्षक। ये एक्चुअली मेरे खुद के परिवार में राजस्थान से हूँ और मेरे खुद के जो एक वो होता है ना कोट ऑफ आर्म्स टाइप का, तो उसमें नीचे वो हमेशा लिखा रहता था, तो हम सीखते आए थे। और शिवाजी महाराज तो जाने जाते ही हैं धर्म के रक्षक। तो ये मतलब कि वो वारसा लेके हम अपना खुद का स्पिरिचुअल जर्नी शुरू किए हैं। और एक सोच आता है दिमाग में, एक आत्मचिंतन जो रहता है वो सबसे स्पिरिचुअलिटी से ही शुरू होता है कि हम कौन हैं, हम क्यों आए हैं, यहाँ क्या कर रहे हैं और किस लिए कर रहे हैं। और सब कुछ होने के बाद वो जो सेटिस्फैक्शन होता है वो कैसे मिलता है, तो वो हम ऊपर ढूंढते हैं कि भगवान हमें कुछ राह दिखाएं। और भगवान हमें बोलते हैं आप अंदर देखो। तो महाकुंभ एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम बाहर भी देख रहे हैं, अंदर भी देख रहे हैं और सोच रहे हैं और आशीर्वाद भी मिल रहा है। और करोड़ों लोग उसी सोच और विचार से यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। तो आप आप समझ सकते हैं कि हमेशा लोग बोलते हैं ना कि आपकी संगत से आप बनते हैं, जैसी आपकी संगत वैसी आपकी रंगत। तो आप यहाँ पे सोचे किस तरह की हमारी संगत, अपनी सबकी संगत हो रही है, उसका एक बहुत बहुत अनुभव और फ़ायदा या लाभ हमें मिल रहा है, उसके आभारी हैं। आप 13वीं वंशज हैं मैम, और जब यहाँ कुंभ में आई होंगी, देखी होंगी छत्रपति शिवाजी की पताका हर जगह लहरा रही है, हर जगह उनका अब आज भी नाम जो है वो अमर है, क्योंकि इस तरीके से, तो कैसा फील कर रही होंगी आप? मैं बहुत ऋणी, मतलब कि ग्रेटफुल हूँ बहुत, कि मैं आभारी हूँ कि मुझे ये मौका, इसलिए कि मैंने तो कुछ किया नहीं इस सब चीज़ के लिए, लेकिन मेरा इस परिवार में आना ही मेरे लिए बहुत भाग्यशाली मैं अपने आप को मानती हूँ। और मैं अपना सिर नीचे रख के मैं बोलती हूँ महाराज का आशीर्वाद है, महाराज की देन है। और बच्चों को भी यही सिखाया है कि ये सब जो मिला है बिना अपने कुछ किए मिला है। बातचीत करने के लिए तो ये थी मेरे साथ में 13वीं वंशज छत्रपति शिवाजी महाराज के यहाँ से, और इन्होंने साफ तौर पे कुंभ में प्रयाग में स्नान किया है और स्नान करने के बाद से हमसे बातचीत की है। और उसके बाद उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मैं धन्यवाद देती हूँ, और साफ तौर पे ऐसी व्यवस्थाओं के लिए। कैमरामैन आदित्य तिवारी के साथ मैं संदीप मिश्रा, प्रयागराज। और अगली अहम खबर बुलंदशहर से है। इस वक्त की अहम खबर है, ये बुलंदशहर से बंद पड़ी फैक्ट्री में दर्दनाक हादसा हुआ है। बुलंदशहर से इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। बंद पड़ी फैक्ट्री में दर्दनाक हादसा हुआ है। साफ सफाई के दौरान ये हादसा हुआ है। बुलंदशहर से ये अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। 33,000 केवी लाइन की चपेट में आए 2 मजदूर, ये बड़ा हादसा हुआ है। बंद पड़ी फैक्ट्री में साफ सफाई के दौरान ये हादसा हुआ। एंगल टच होने से करंट की चपेट में आए हैं 2 मजदूर। पुष्पेंद्र की मौके पर ही मौत हुई है। जरछा निवासी सोनू घायल हुआ है। औरैया के दखलीपुर निवासी पुष्पेंद्र की मौके पर ही मौत हो गई है। बुलंदशहर से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। फैक्ट्री के बाहर से गुजर रही 33,000 की विद्युत लाइन। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल पहुंचाया है। तो बंद पड़ी फैक्ट्री में हादसा हुआ है। औरैया के दखलीपुर निवासी पुष्पेंद्र की मौके पर ही मौत हुई है, जबकि सोनू घायल हुआ है। आपको बता दें 33,000 लाइन की चपेट में आने से, एंगल टच हो जाने से यह हादसा हुआ। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल पहुंचाया है। बुलंदशहर से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। थाना सिकंदराबाद के औद्योगिक क्षेत्र की फैक्ट्री में यह हादसा हुआ है। बंद पड़ी फैक्ट्री में दर्दनाक हादसा हुआ है। औरैया निवासी पुष्पेंद्र की मौके पर ही मौत हुई है, जबकि सोनू गंभीर रूप से घायल हुआ है।
फैक्ट्री में साफ सफाई का काम चल रहा था। 11,000 की लाइन में एंगल छू जाने से हादसा हुआ है। माफ कीजिएगा, 33,000 की लाइन में एंगल टच हो जाने से ये हादसा हुआ, जिसमें एक मजदूर औरैया निवासी पुष्पेंद्र की मौके पर ही मौत हुई है, जबकि जारचा निवासी सोनू गंभीर रूप से घायल हुआ है। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल पहुंचाया और जांच पुलिस ने शुरू की। तो फैक्ट्री के बाहर से गुजर रही 33,000 लाइन में एंगल टच हो जाने से यह दुर्घटना हुई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल पहुंचाया है। औरैया के दकलीपुर निवासी पुष्पेंद्र की मौके पर ही मौत हुई है, जबकि जारचा निवासी सोनू गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसको अस्पताल पुलिस के माध्यम से पहुंचाया गया। फैक्ट्री के बाहर से लाइन गुजर रही थी, तो बंद पड़ी फैक्ट्री में साफ सफाई के दौरान यह हादसा सामने आया है। अनिल मीणा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल, बुलंदशहर में बंद पड़ी फैक्ट्री में साफ सफाई के दौरान एंगल छू जाने से 33,000 लाइन के चपेट में आने से ये बड़ा हादसा हुआ, जिसमें एक मजदूर की मौत हुई है। क्या है पूरा मामला? जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जनपद बुलंदशहर के सिकंदराबाद थाना क्षेत्र और के क्षेत्र में स्थित बंद पड़ी फैक्ट्री का मामला है, जहां काफी समय से बंद पड़ी थी और वहां में साफ सफाई के लिए 2 मजदूरों को लगाया गया था और 2 मजदूरों को जो लगाया था और मजदूर का बताया जा रहा है कि जो वहां जो है 33,000 की जो लाइन जा रही थी उससे एंगल टच होने की वजह से, करंट की चपेट में आने की वजह से 2 मजदूर झुलस गए थे। हालांकि एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई है। हालांकि दूसरे मजदूर की जो बात करें, दूसरा मजदूर जो घायल है उसके लिए वहां के सीएससी, नजदीकी सीएससी में भर्ती कराया, लेकिन वहां से अगर सीएससी डॉक्टर ने उसको गंभीर हालत में देखते हुए जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया है। हालांकि जो एक मजदूर है उसकी वहाँ तत्काल मौके पर मौत हो गई। हालांकि जो अधिकारियों को सूचना की घटना की सूचना पाकर वहाँ पुलिस मौके पर पहुंची है और जो मृतक है उसका को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए पुलिस ने भेजा है। और हालांकि घायल की बात करें तो घायल को पुलिस ने नजदीकी अस्पताल में पहले भर्ती कराया था, तो डॉक्टरों ने जिसको गंभीर हालत देखते हुए जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। हालांकि जो पुलिस का कहना है कि जांच की जा रही है, जांच में जो भी तथ्य सामने निकल आएंगे उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। निश्चित रूप से अनिल, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आप नजर बनाए रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। तो साफ सफाई के दौरान ये हादसा हुआ है। फिलहाल एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हुई, जबकि एक